नमस्कार, ये है समृद्धि की पाठशाला। मैं हूं आशु दत्त। आज हम कैपिटल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। कभी कभी जब हम कैपिटल मार्केट के बारे में सोचते हैं शायद कोई एमबीए फाइनेंस का स्टूडेंट है वो शायद जानता होगा, या कोई बॉम्बे में बैठे हुआ फाइनेंस का आदमी है वो जानता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। कैपिटल मार्केट कोई फ़र्क नहीं है। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, आप खरीदार हो, बिल्डर बेचने वाला है, बेचने वाला एक ब्रोकर है बीच में, वो ब्रोकर है। और रेगुलेटर प्रॉपर्टी में तो नहीं है, मगर कैपिटल मार्केट में ज़रूर है। तो यहाँ ऐसा है, आप पैसे दे रहे हो या तो कंपनी को कुछ करने के लिए, तो आप पैसे देने वाले हो, कंपनी पैसे लेने वाला है, बीच में ब्रोकर है। बाद में क्या होता है कि आप जो भी खरीदते हो, आप कहते हो साहब अगर मैंने कंपनी के शेयर खरीद लिए तो पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, बेचूंगा कैसे? उसके लिए आपके पास एक कैपिटल मार्केट है जिसमें आप एनएससी या बीएसई कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में खरीद बेच कर सकते हो। तो ये हमारी चर्चा रहेगी। तो आज हमने एक दिग्गज पैनलिस्ट को बुलाया हुआ है जो आपको मार्केट के हर एंगल से दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपने शेयर खरीद लिए हैं या आपने अपना पैसा डाला है, निवेश किया है, तो ये कैसे होता है, मतलब इसमें आपकी क्या प्रोटेक्शन है, पैसा कहाँ जाता है। हमने बैंकों की बात की थी, वहाँ भी हमने आपको सब डिटेल विस्तार में बताया था क्या हो रहा है। तो आज पैनलिस्ट में अरूप मुखर्जी हमारे साथ हैं, एनएससी में हैं, इनसे हमारी बैंकिंग में भी बात हुई थी। अरूप जी स्वागत है आपका। मनिंदर चीमा जी हैं सेबी से। मनिंदर जी आपका भी स्वागत है। वो आपको ये बताएंगे कि रेगुलेटर क्या कर रहे हैं इसमें, या जब कोई दिक्कत होती है, या कि कैसे रेगुलेट होता है पूरा कैपिटल मार्केट। और मोहित जी हैं हमारे साथ, इनके साथ हम बात करेंगे कि आप ये तो सब ठीक है, हम गए, हमने खरीद लिया, हमने बेच लिया, मगर मैकेनिकली ये सब चीज़ कैसे होती है वो हम मोहित जी से बात करेंगे। अमित अरोड़ा जी भी हैं हमारे साथ शेयर खान से, उनसे भी ये बात करेंगे। तो मनीष जी मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता था। एक कंसेप्शन होता है कि कैपिटल मार्केट जो है या तो सिर्फ ब्रोकर्स हैं इसमें, अगर आप थोड़ा विस्तार में बता सकें कि मेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं, और जब आप रेगुलेट करते हैं इसका क्या मतलब होता है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर मुझसे गलती हो जाए तो सेबी मुझे पैसे दे देंगी, या इसका मतलब ये है कि आपने देख लिया है कि सच बोला है कि नहीं, या मतलब सब फैक्ट बताए हैं कि नहीं, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसका आप थोड़ा सा टिप्पणी कर सकें इस पर। कैपिटल मार्केट में रेगुलेटर की तरफ से दो मेन हिस्से होते हैं। एक है प्राइमरी मार्केट का, जब आप पहली बार मार्केट में पैसा लगाते हैं, जब कोई पब्लिक इशू आता है, उसमें आपका इन्वेस्टर का इंटरेक्शन डायरेक्टली कंपनी के साथ रहता है। दूसरा हिस्सा है जब सेकेंडरी मार्केट जिसको बोलते हैं, जिसमें आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें ब्रोकर का ज़्यादा रोल रहता है। तो उसमें एक्सचेंज एक मेन प्लेयर है, और सेकेंडरी मार्केट में आप अपने जो भी शेयर्स आपने प्राइमरी मार्केट में ख़रीदे हैं वो आप बेच सकते हैं, या आपके पास जो ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो इन्वेस्टर के हिसाब से उसका इंटरेक्शन ब्रोकर से रहता है, एक्सचेंज से रहता है, और कंपनी से रहता है प्राइमरी मार्केट के टाइम पे। और इस इंटरेक्शन में आजकल डिपॉजिटरी से बहुत इंटरेक्शन रहता है, क्योंकि शेयर जब खरीदे हैं तो होल्ड करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। तो इन्वेस्टर के हिसाब से ये मेन की प्लेयर्स हैं जिनका रेगुलेटर क्लोजली रेगुलेट करता है। मैंने अगर एक नया अकाउंट खोलना है, अब मेरे पास शेयर्स आ गए हैं, अब मैं उसको खरीदूं बेचूं, एनएससी के पास मैं सीधा जाऊं या एनएससी के ब्रोकर हैं, तो कैसे उसका चयन किया जाए, और जो शेयर आपके एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं वो बाकी एक्सचेंज में भी करते हैं, या वो जाके देखना पड़ता है? ये एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, कि प्लेटफॉर्म है, सेकेंडरी मार्केट जो बोलते हैं हम, कि मैंने आईपीओ में शेयर खरीदा हुआ है, और अब मुझे उस शेयर से निकलना है, या किसी को जिसको आईपीओ में शेयर नहीं मिला था वो अभी शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में आके वो शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली एक्सचेंज में इन्वेस्टर नहीं आ सकते हैं। पर खरीदने बेचने के लिए उन्हें उसे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। तो आपका मतलब आपकी डीलिंग सीधा ब्रोकर्स के साथ होती है, वो आपके मेंबर होते हैं? ब्रोकर हमारे ट्रेडिंग मेंबर होते हैं। जैसे मैंने एक ब्रोकर के साथ डीलिंग की, मोहित जी के साथ डीलिंग की, दूसरे ब्रोकर दूसरे साइड में अमित जी हैं, तो अमित जी कहते हैं जी मैंने पैसे नहीं देने, चलिए छोड़िए। इसमें एक्सचेंज का क्या योगदान है? मतलब पैसे आपके पास पड़े हैं, मतलब जो पैसे हैं आप पूरे देखेंगे कि दोनों ब्रोकर्स के पास गए हैं या नहीं गए हैं? देखिए, एक्सचेंज जब ब्रोकर को ट्रेडिंग मेंबर बनाती है तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि ये क्राइटेरिया अगर कोई फुलफिल करता है तो ही वो ब्रोकर बन सकता है। उनके पास कैपिटल होना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए, ये सब देख के हम ब्रोकर बनाते हैं।
और वो डिपॉजिट्स भी देते हैं, हमारे पास डिपॉजिट्स रहता है तो ब्रोकर। मतलब जितना वो ट्रेड करेंगे उतना मार्जिन जैसा कुछ उनको रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी खरीदते बेचते जाएं। जी। बिल्कुल नहीं। तो जी आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की। अब मैं मार्केट में क्या एक्चुअली ब्रोकरेज में क्या हो रहा है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, मगर मैं एक आपसे एक छोटी सी सोच बोलना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है जी, मार्केट चलना शुरू होता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, तो कहते हैं जी हाँ जी ये स्टॉक चलेगा। तो कैसे चलेगा? कोई इंजन है, बटन दबा दिया हमने, पैसे आपके हैं, पॉकेट आपसे निकल रहा है, तो ये चलेगा नहीं चलेगी, इसमें इस चक्कर में आप ना पड़ें। पहले आप थोड़ा समझ लें कि क्या होने वाला है, और नहीं चला तो सीधा लॉस हो गया। 24 घंटे मेहनत आप करते हैं, पैसे आपने डाले, लॉस हो गया बीच में, और यहाँ कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोहित जी, मैं आपके पास आना चाहता था, मगर एक थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन पहले दे दूँ। कभी कभी आप डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा सुनते हो। देखिए क्या है, आप बैंक में पैसे सीधे ले सकते हो, या तो डेबिट कार्ड रख सकते हो, एटीएम मशीन रख सकते हो, क्रेडिट कार्ड दे सकते हो। तो डीमैट भी वही है, नोट लेने की जगह कोई चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, अगर चाहिए हो आपको तो निकल आएगी, नहीं चाहिए हो तो नहीं निकलेगी। सिर्फ डीमैट अकाउंट में डेबिट कार्ड नहीं होता, मगर आपके पैसे जैसे शेयर भी पड़े हैं। वो जी, अगर ये डीमैट अकाउंट के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार में बता सकें, और जब एक अकाउंट खोलते हैं तो डीमैट अकाउंट उसके साथ आता है या हमें कोई सोचना पड़ता है किसी और के पास जाएं? देखिए, इस चीज़ में मैं प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देता हूँ। बहुत लोग एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को मिक्स करते हैं और उसमें कंफ्यूज होते हैं। डीमैट अकाउंट एकदम अलग है, ट्रेडिंग अकाउंट एकदम अलग है। डीमैट अकाउंट हम खुलाते हैं एक डीपी के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और ट्रेडिंग अकाउंट हम खुलाते हैं स्टॉक ब्रोकर के पास। और एक ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, मगर अलग लाइसेंस। जब हम डीपी बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो उसके उस पर्टिकुलर ब्रोकर को मेंबर होना होता है एनएसडीएल या सीडीएसएल का, जो डिपॉजिटरी है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के पास हम ट्रेड करते हैं, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देती है, वैसे डिपॉजिटरी जो एनएसडीएल सीडीएसएल है, जैसे बैंक आपका पैसे का पूरा संभालती है, वैसे डीपी आपका शेयर्स का लेन देन संभालती है। तो स्टॉक जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए हमारे पास मेंबरशिप होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक इन्वेस्टर खुलाता है स्टॉक ब्रोकर के पास, हु इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वो ट्रेडिंग करने के लिए, और के दूसरा अकाउंट उनके शेयर रखने के लिए, और शेयर रखने के लिए वो अकाउंट खुलाता है डीमैट अकाउंट, जो होता है डीपी के पास। अब आज के डेट में जो बड़े ब्रोकर्स हैं मार्केट में, मैक्सिमम ब्रोकर्स है, हम देखेंगे कि जो एक पर्टिकुलर जगह हम अकाउंट खुला रहे हैं वहीं पे आपकी डीपी अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खुल जाती है। बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्त, इसीलिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। एक इन्वेस्टर निवेश करना चाहता है या अपना निवेश बेचना चाहता है, तो उन्हें विभिन्न प्रकार के ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए वो अपना किस तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकता है कि प्राइस रेंज होता क्या है, कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है। समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. हम सदस्य आर्थिक बाजार के करते कारोबार, एनमी हमें बताए करना पूंजी का व्यापार। क्या पूंजी बाजार नियोजन हमें सिखाती एनमी, शहरों गांव हर एक जगह पर राह दिखाती एनमी। कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेंट तो बहुत होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि ब्रोकर भी हैं, सब ब्रोकर भी हैं, आप भी हैं। जी, मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि ये दो जो सेक्टर्स हैं, एक तो ब्रोकर्स की और सब ब्रोकर की, और तीसरा
हमारी इन्फॉर्मेशन तो आती है फाइनेंशियल चैनल से ही। ये तीन में सेबी का क्या भाग है या क्या रेगुलेशन है, या कोई रेगुलेशन है या नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो हम किसी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद जाके खरीद लेते हैं, आप बेच देते हैं। तो ये रेगुलेशन ये दो सेक्टर्स में कैसा है और एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? ब्रोकर्स को रेगुलेट सेबी डायरेक्टली रजिस्टर करता है और काफ़ी सारी रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है। सब ब्रोकर हमेशा किसी ब्रोकर के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसको फिर स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के अलग अलग रूल्स हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। और फिनेंशियल चैनल्स तो सेल्फ रेगुलेटेड हैं, बस उसमें जो भी एंकर्स आते हैं उनको, या जो भी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, उन पे एक उनका वॉलंटरी कोड है। दे आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, अगर उन्होंने कोई उस स्टॉक में पोजीशन ली है तो उनका फर्ज बनता है कि वो बताएं कि हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारी कोई पोजीशन है कि नहीं है। जी, सब ब्रोकर की हम बात कर रहे थे। अरूप जी, अगर आप इस पर एक थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहें। सब ब्रोकर आपके साथ रजिस्टर करते हैं, आप सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर, जैसे जिनको हम ब्रोकर भी कहते हैं अपने टर्म में, मगर ट्रेडिंग मेंबर आप उनकी जो टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, सब ब्रोकर के आपके साथ कोई राब्ता नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली ब्रोकर से डील करते हैं? सब ब्रोकर इज कनेक्टेड टू दी ब्रोकर एंड द इन्वेस्टर। जी, तो सब ब्रोकर का मेन रोल ये है कि वो इन्वेस्टर्स लेके आते हैं ब्रोकर्स के पास और उसके लिए उनको कुछ फीस या कमीशन कुछ मिलता है। जी। तो डायरेक्टली ब्रोकर एक्सचेंज का सब ब्रोकर के साथ रिलेशनशिप तो नहीं है। मोहित जी, अगर इस पे आप संक्षेप में थोड़ा बता सकें कि जो प्योर अकाउंट खुलता है वो स्टॉक के लिए खुलता है, और कभी कभी जो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खुलता है, हमें लगता है जी चलिए 8,000 शेयर मिल गए, बहुत पैसे बनने वाले हैं, दूसरी साइड में चपत भी उतनी जोर की लगती है। ये दोनों में अगर आप थोड़ी सी डिफरेंस बता दें। इसमें आजकल क्या हो गया है, पहले ब्रोकर्स बहुत कम थे और एक्सचेंजेस कम थी। अभी जैसे जैसे टाइम आगे बीतते जा रहा है, हमारे पास नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई इनोवेटिव चीज़ें आ रही है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में शुरुआत हुई थी शेयर्स से, फिर धीरे धीरे 2001 में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड होने लग गए। फिर NCDX MCX आए, कमोडिटीज़ में ट्रेड होने लग गए, सोने चांदी के फ्यूचर्स, एग्रो कमोडिटीज़, धीरे धीरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कवर किया। फिर अभी रिसेंटली करेंसी फ्यूचर्स ट्रेड होने लगे। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में बढ़त होगी, हमें नए प्रोडक्ट्स, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इन्वेस्टर एजुकेशन बढ़ रहा है। जैसे हम भी अभी ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए कर रहे हैं, तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता है। तो अभी क्या हो गया है, एक मल्टी मेंबरशिप हो गया है, तो एक ब्रोकर कई एक्सचेंजेस के मेंबरशिप ले लेता है, और उसी तरह क्लाइंट भी कई प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग कर सकता है एक साथ। तो जब हम एक बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें दो चीज़ होता है। जो एक स्टॉक ब्रोकर, जब हम वर्ड स्टॉक लाते हैं, तो शेयर मार्केट में अभी हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एक हो गया जो हम शेयर्स की फिजिकल डिलीवरी लेते बेचते हैं, शेयर्स लेते हैं, शेयर्स बेचते हैं। फ्यूचर ऑप्शन एक एकदम अलग सेगमेंट हो गया जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। उसमें दैट इज पूरा कैश सेटल्ड, उसमें कोई भी तरह का डिलीवरी नहीं होता है। कमोडिटी अलग चीज़ हो गई, करेंसी अलग चीज़ हो गई। जब आज के डेट में क्या होता है, जब भी आप एक ब्रोकर के पास फॉर्म भरते हो ट्रेडिंग मेंबरशिप, उसके पास कई तरह के चेक बॉक्स आते हैं कि आपको किस किस की मेंबरशिप चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जो भी इन्वेस्टर है वो प्रैक्टिकली सब चीज़ों को समझे, वो किस में ट्रेड करना चाहता है, उसका इन्वेस्टमेंट एजेंडा क्या है, उसके हिसाब से वो चाहता है तो सिर्फ शेयर्स में ट्रेड कर सकता है, वो चाहे तो करेंसी में भी कर सकता है, कमोडिटी में भी कर सकता है। बट वो जिसमें भी ट्रेड करना चाहे वो एक बैकग्राउंड चेक करे, स्टडी कर ले, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझे और उस हिसाब से निवेश करे। सेबी की साइट भी है, कभी कभी हमें नहीं पता होता ये ब्रोकर हैं या सब ब्रोकर हैं, क्योंकि कोई कह देता है जी हाँ जी मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मैं ये हूँ। आपकी साइट में ये इन्फॉर्मेशन तो होती है कि ये किस किस्म के इंटरमीडियरी हैं, उनका क्या नंबर है? सेबी की एक मेन वेबसाइट है और एक इन्वेस्टर वेबसाइट है। सेबी की इन्वेस्टर वेबसाइट पे पूरे इंटरमीडियरीज की लिस्ट है, और साथ के साथ एक्सचेंजेस भी अपनी वेबसाइट पे उनके जो जो ब्रोकर्स हैं वो पूरा लिस्ट देती हैं। तो अगर आप कोई इन्वेस्टर वेरीफाई करना चाहता है कि जो आदमी मेरे पास ब्रोकर के तौर पे आया है वो सही में रजिस्टर्ड है कि नहीं सेबी के पास, तो वो इन वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर सकता है, चेक कर सकता है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आप कभी भी चेक जो है किसी के नाम पे मत लिख के दीजिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा सेबी साइट पे या NSE साइट पे या BSE साइट पे कि ये ब्रोकर उनके साथ हैं कि नहीं, और जो कॉन्ट्रैक्ट नोट वो इशू करते हैं वो आपके नाम पे आना चाहिए। ट्रेडिंग के बारे में हम कई एपिसोड्स में बात करेंगे, मगर आज मेन मूल ये था कि हम ये पता करें कि अगर करना भी चाहते हैं ट्रेडिंग, कुछ शेयर्स खरीदना भी चाहते हैं तो कैसे करें, क्या करना क्या पड़ता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जरा ऑडियंस से भी 2-3 सवाल लेते हैं। जी यस सर, मैं जानना चाहती हूँ
ब्रोकर्स जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो साइन करा के लेते हैं, जी वो उसका एज इम्पोर्टेंस क्या है एग्जैक्टली? मोहित जी, अगर आप इस पे थोड़ा सा बता सकें किस किस्म का वो पावर ऑफ अटर्नी है और मैं क्यों दे रहा हूँ वो पावर ऑफ अटर्नी? देखिए, वो पावर ऑफ अटर्नी इस चीज़ के लिए होता है जब आप काफ़ी एक मोटी किताब की जब हम बात करते हैं, इसमें कई तरह के मल्टीपल मेंबरशिप्स होते हैं। इस तो आप किस किस प्रोडक्ट के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग सेक्शंस क्लॉजेस होते हैं। अब जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए जो यूज़ होता है कि आपके क्लाइंट का पैसा कभी भी मार्जिन अकाउंट से आपके मेन सेटलमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सके। जब आप शेयर की लेव बेच करते हैं तो आपका उससे रिलेटेड आपने जो भी मार्जिन अकाउंट में पैसा दिया है वो आपके फाइनल सेटलमेंट अकाउंट में जा सके। एक्सचेंज रेगुलेशन के हिसाब से एक स्टॉक ब्रोकर को हमेशा अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। उसके अपने फंड के अकाउंट अलग होते हैं, क्लाइंट के अकाउंट अलग होते हैं, और वैसे ही जो रेगुलर सेटलमेंट होता है कोई भी ट्रेड के बाद एट द एंड ऑफ द डे, उसका अकाउंट अलग होता है। तो वो विभिन्न फंडों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट टू कंप्लीट द सेटलमेंट प्रोसेस, उस सेटलमेंट प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो फंड्स का आपके फंड को यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए कई तरह के अपने पावर्स होते हैं जिसके लिए अपने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करते हैं। मैं अनंत कुंजलवार देवघर झारखंड से हूँ। मेरा सवाल इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। सर, सवाल ये है कि जब मार्केट हाई रहता है तो उस समय इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? क्योंकि टीवी में सारे चैनल में दिखाते हैं खरीदो खरीदो खरीदो, और दूसरे दिन अगर 100 पॉइंट निफ्टी अगर डाउन चले जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि बेचो बेचो बेचो। तो इसमें इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए सर? आपने तो मार्केट की वो गुत्थी पूछ ली जो आज तक कोई 300-400 साल से लोग ढूंढते आ रहे हैं। नहीं सर, इसमें मगर इन्वेस्टर बहुत अच्छा काफी सवाल है। कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने वजह सवाल पूछा है। तो अमित जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप निवेश क्यों करना चाह रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप कितना परसेंटेज मार्केट से कमाना चाहते हैं। उसके बेसिस के ऊपर आप जिस स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर रिसर्च करें। आपको 10 लोग 10 आइडियाज़ दे सकते हैं, लेकिन मेन इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए आपकी रिसर्च के बाद में। और अगर आपको कोई स्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस आ गया है, वो स्क्रिप्ट अगर आपको लगता है कि यहाँ से 5 गुना हो जाएगी या 2 गुना हो जाएगी, लेकिन वो 1 साल में होगी या 10 साल में होगी, वो डिसीजन आपको लेना है। उसके एक बार आपने वो डिसीजन ले लिया कि ये स्क्रिप्ट का मैनेजमेंट अच्छा है, ये स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो स्क्रिप्ट का आपने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया, तो वो स्क्रिप्ट का डेली मूवमेंट ट्रैक करना कोई मतलब नहीं होता है। और अगर आपने ट्रांजैक्शंस खाली स्पेकुलेशन के लिए किया है तो फिर आप डिसाइड करें कि आपकी लॉस मेकिंग एबिलिटी कितनी होती है, उसके बेसिस के ऊपर आप निवेश करें या निवेश करके बाहर निकल जाएं। सर, ये आपने रिसर्च के बारे में जो बताया, ये आम निवेशक के लिए सर काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि वो टीवी में सुनते हैं कि ये बाय करना चाहिए, ये सेल करना चाहिए, और वो अपने दिनचर्या में बिजी रहते हैं। तो ये कैसे रिसर्च कैसे किया जाए सर? आज की तारीख में रिसर्च काफ़ी जगह पे रेडिली अवेलेबल होती है। एक्सचेंजेस की वेबसाइट पे भी रिसर्च ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, वो आप वहाँ से ऑटोमेटिकली रिसर्च चेक कर सकते हैं, या किसी अच्छे ब्रोकर के पास रिसर्च चेक करें, उनसे फंडामेंटल्स के जो पेपर्स आते हैं वो मंगाएं, और उसके बाद में आप डिसाइड करें कि ये स्क्रिप्ट लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। कभी कभी जब मार्केट जो है हाई हो जाता है, अब हाई लो तो हमारे दिमाग में ही है कि कहाँ से कहाँ गया, सेबी का क्या योगदान रहता है? आप मार्केट को देखते हैं कि स्टेबल है कि नहीं, जिस तरीके से चढ़ रहा है इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो जिससे मार्केट अस्थिर हो जाए, ये आप हमेशा देखते रहते हैं? सेबी का मेन रोल रहता है कि मार्केट में मार्केट इंटेग्रिटी और मार्केट फेयरनेस बनी रहे। मार्केट ऊपर जाना और नीचे आना मार्केट का काम है, लेकिन उसमें कोई मैनिपुलेटिव एक्टिविटी नहीं हो रही है। हमारा मेन काम वो रहता है। Issued in the interest of investors by NSE. हम सदस्य आर्थिक बाजार के करते कारोबार। एनमी हमें बताए करना पूंजी का व्यापार। क्या पूंजी बाजार नियोजन हमें सिखाती एनमी। शहरों गांव हर एक जगह पर राह दिखाती एनमी। एनमी एनमी ANMI। एक महीने में 5 किलो। इम्पॉसिबल। देखते हैं। ये क्या कर रहे हो?
जल्दी वजन घटाने का ये मेरा सुपर हिट फॉर्मूला है। आज क्यों नहीं आया? ये कैसे? अच्छी सेहत पानी है तो निरंतर एक्सरसाइज करो और अच्छे रिटर्न्स के लिए निरंतर निवेश करो। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। इसमें इतने सारे प्लेयर्स हैं, जब सभी बेचने आ जाएं और कोई खरीदने वाला ना हो, देयर इज नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, सो इट इज जीरो। आपकी परफॉर्मेंस फाइनली इंडिकेटर है कि आप अच्छे इन्वेस्टर बने या ट्रेडर बने। समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. समृद्धि की पाठशाला में हमारी कोशिश यही रही है कि स्टूडियो से भी बाहर निकल के भारत में विभिन्न भागों पे जाएं, जाके देखें। इलाहाबाद चलते हैं, वहाँ पर पुलक जी हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या सवाल है। पुलक जी, आपका सवाल। सर, मेरा नाम पुलक गुप्ता है और मैं शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA कर रहा हूँ। सर, मैंने अपने सिलेबस में एक कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा था। मेरा एक सवाल है सर कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन भागीदार होते हैं और कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकते हैं? एक इन्वेस्टर जिनके साथ डील करता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, उसके सामने ब्रोकर आता है, कभी सब ब्रोकर आता है, कभी एक अननोन एंटिटी, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के नाम से भी कोई आता है। एक और फ्रेंचाइजी मॉडल है, वो बोलता है मैं ब्रोकर का फ्रेंचाइज हूँ। तो मेन एंटिटी इन्वेस्टर के साथ हमेशा ब्रोकर रहती है, लेकिन ब्रोकर इन्वेस्टर तक पहुंचने के लिए बीच में कुछ और लोगों का यूज़ करता है, जो सब ब्रोकर हो सकते हैं, जो फ्रेंचाइजी हो सकते हैं या ऑथराइज्ड पर्सन्स हो सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एक और न्यू कैटेगरी है जो सेबी भी रिकॉग्नाइज करता है अभी, और इसकी भी रेगुलेशन है, लेकिन इसमें अभी लोग रजिस्टर कम हुए हैं। तो अनरजिस्टर्ड भी काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कहते हैं, लेकिन सेबी के हिसाब से इन सब लोगों की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इन लोग अगर वो क्वालिफिकेशंस सेटिस्फाई करते हैं तो ये सेबी से रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उसके बाद ही ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर, मेरा नाम प्रियांक है, मैं चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में MBA कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल यह है कि शेयर मार्केट्स में ये जो प्रोप्राइटरी ट्रेड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? प्रोप्राइटरी ट्रेड बेसिकली जब ब्रोकर खुद का पैसा जब इन्वेस्ट करता है, खुद का पैसा, जैसे कि शेर खान है या दूसरा कोई ब्रोकर है, खुद का पैसा जब लगाता है उसे प्रोप्राइटरी कहते हैं। और जब हम इन्वेस्टर जब हमारा पैसा लगाते हैं उसे रिटेल ट्रेडिंग कहते हैं। तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इज जस्ट ब्रोकर्स ओन मनी बीइंग इन्वेस्टेड बाय द ब्रोकर इन द मार्केट्स। सर, मेरा नाम सोनिया है, मैं चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ MBA कर रही हूँ। सर, मेरा सवाल है कि जब भी हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो सबसे पहले हम किसी ब्रोकर या सब ब्रोकर का चुनाव करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम इस सब ब्रोकर या ब्रोकर का कैसे चुनाव करें? हर ब्रोकर हर शहर में नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसको ज़रूरत पड़ती है इंटरमीडिएट्स की, जो हम लोग फ्रेंचाइजीज कहते हैं या सब ब्रोकर्स कहते हैं। आपका चुनाव किसी भी सब ब्रोकर या ब्रोकर को इसलिए होना चाहिए कि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको ब्रोकर से चाहिए क्या। आपको उस ब्रोकर से स्ट्रॉन्ग रिसर्च चाहिए तो उस तरीके का ब्रोकर लीजिए। आपको ऐसा ब्रोकर चाहिए, सब ब्रोकर चाहिए जो आपकी लोकेलिटी में रहता है, आपको वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस उससे आता है, तो आप वो लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को टेक्नोलॉजी के लिए एकदम लेटेस्ट सैवी ब्रोकर चाहिए, तो आप वैसा वाला ब्रोकर लें जो आपको इंटरनेट पे ट्रेडिंग प्रोवाइड कर सके, आपको मोबाइल पे ट्रेडिंग प्रोवाइड कर सके। That should be the main criteria of deciding any broker or sub broker. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम खुशबू है और मैं LNMI पटना की छात्रा हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि आजकल बैंकों ने 3-in-1 अकाउंट की सुविधा अपने ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई है, तो इन 3-in-1 अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं जिनका लाभ ग्राहक उठा सकते हैं? इस चीज़ में देखिए, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। आपको एक टी-शर्ट आपको अपने लिए पूरी एक सेट कपड़े खरीदने हैं। टी-शर्ट के लिए आप एक अलग दुकान में जाते हैं, जीन्स के लिए एक अलग दुकान में जाते हैं। लेकिन जब ये अब बैंकों ने जब से अपने सब्सिडियरी सिस्टम से स्टॉक एक्सचेंज और DP की मेंबरशिप लेनी शुरू की है और ये 3-in-1 अकाउंट की सुविधा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, तो अब इन्वेस्टर्स को अलग अलग जगह भागना नहीं पड़ता। वो एक ही लोकेशन में जाते हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें पूरी हो रही है।
वहीं पे जाके उनके सारे फंड से रिलेटेड एक्टिविटी पूरे हो रहे हैं, बैंक अकाउंट से, वो चाहे सेविंग खुला है, फिक्स डिपॉजिट करे, कोई भी अकाउंट खुला है, वहीं पे उनके शेयर्स के लेन देन के ऑर्डर्स भी हो जा रहे हैं, वहीं से उनके कॉन्ट्रैक्ट नोट और उससे रिलेटेड कोई भी सुविधा मिल जा रही है, वहीं से वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का भी अकाउंट खुला ले रहे हैं, जिससे वो अपने शेयर्स इधर से उधर कर सकते हैं। अब जो जहाँ बात रिसर्च की है, तो आजकल जो सिस्टम है सब कुछ बहुत प्रोफेशनल हो गया है, हर चीज़ के लिए एक्सपीरियंस्ड, जानकार और क्वालिफाइड लोग हैं। जैसा कि एक्सचेंज का भी रेगुलेशन है, जो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एक स्टॉक ब्रोकर्स के होते हैं, जो स्टॉक, उनकी भी एक मिनिमम एज और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं। तो रिसर्च देखिए डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड है, कौन से इंस्टीट्यूशन है, किसी का रिसर्च स्ट्रांग है, किसी का वीक है, किसी की एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, किसी का वो वीक है, किसी बैंक के मतलब ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है तो वो रूरल एरियाज़ में भी है, किसी के सिर्फ मेन अर्बन सिटीज़ में है, टाउन्स में है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो सब ये 3-in-1 अकाउंट का जो एक फ़ायदा है, आपको सारे सर्विसेज एक ही छत के नीचे मिल जा रही है, आप मल्टी ब्रांच ऑपरेशन कर सकते हैं, कई जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, आपको ईज़ ऑफ कन्वीनियंस हो रहा है, कम्युनिकेशन आपको 10 जगह से नहीं करके एक सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, तो कई तरह की सहूलियत है। बस हमारे पास इतना ही वक्त है। मैं ऑडियंस का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका तो धन्यवाद ज़रूरी करना चाहता हूँ, आप इतना वक्त निकालते हैं। आशा करता हूँ कि और ट्रेडिंग सेशंस में भी जब हम बात करेंगे समृद्धि की पाठशाला में, आप लोगों के लिए और हम शेयर कर सकेंगे नॉलेज। और दिग्गज पैनल बहुत पेशेंटली उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अरूप जी NSE से, मनोज जी सेबी से आपने वक्त निकाला अपना, मोहित जी लोहिया सिक्योरिटी से, एक बिग हैंड ऑल्सो अमित अरोड़ा जी शेयर खान से।